हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपलोड होने वाला है पार्ट 2। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 बिजनेस स्टडीज से। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और हाँ सॉरी, 2 दिन से कुछ अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि क्लास 10 और 12 CBSE रिजल्ट्स वर आउट, सो आई वाज इन्वॉल्वड इन दैट। बट कोई बात नहीं, लेट्स बिगिन। तो भाई देखो, पार्ट 1 के बाद जो अब टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस देखो यार, ये पांच चीजें लिखी हुई हैं यहाँ, ये मेन हेडिंग्स है, ठीक है। इनको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, है ना, बुक्स में देखना। आपको मैं मतलब वगैरह सब समझा दूंगा। इसके बाद आपको मतलब बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी एक बार रिविजन के लिए, एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आप देख लेना, है ना। अचीविंग ऑफ ग्रुप गोल आता है फर्स्ट पॉइंट, अचीविंग ऑफ गोल। ये मेजरली होता है ग्रुप गोल। ग्रुप गोल कैसे, देखो एम्प्लॉयज के भी गोल होते हैं। कोई भी एक एम्प्लॉय होता है, वो फर्म ज्वाइन करता है तो वो इसलिए रन करता है कि वो अपने लिए वेल्थ क्रिएट करे, अपना पालन पोषण कर ले पहले, उसके बाद थोड़ी लग्जरी जिए, उसके बाद रिकॉग्निशन हो, तो है ना, एम्प्लॉय के भी अपने गोल होते हैं। तो ये कैसे होता है अचीविंग ऑफ ग्रुप गोल? ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉय के गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, एम्प्लॉय गोल्स मान लो ये हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, इन दोनों को क्या कनेक्ट करती है। कनेक्ट कैसे करती है? अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि उसे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, एक 10 डेज के टाइम में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। और इंडिविजुअल का जो गोल है, एम्प्लॉय का जो गोल है, वो ये है कि भाई उसे प्रॉफिट चाहिए, इंसेंटिव चाहिए एक्चुअली। वो मतलब अपनी बेसिक सैलरी से थोड़ा खुश नहीं है तो इंसेंटिव चाहिए ना। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहेगी, अगर आप मुझे 100 यूनिट्स 10 डेज में प्रोड्यूस करके दोगे तो मैं आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंसेंटिव दूंगी। ये देखो सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं यार, है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कहती है कि हम लोग को अपना अगर इतना गोल, जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका टारगेट है एनुअल का 1300 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट निकालना। अगर 1300 करोड़ रुपीज निकालती है प्रॉफिट, तो वो अपने एम्प्लॉयज को वादा करती है कि आपकी सैलरी 10% की जगह 12%, देखो एनुअल 10% इंक्रीमेंट तो करते ही हैं, 12% इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 2% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होगा। तो क्या करते हैं इंडिविजुअल कि यार उन लोगों का फायदा हो रहा है, इसलिए वो लोग और मेहनत करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल अचीव हो जाए। उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना गोल अचीव किया, इंडिविजुअल ने अपना। तो इस तरह से क्या होता है ना, अचीविंग ऑफ ग्रुप गोल, मतलब ग्रुप गोल हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इंडिविजुअल गोल को इंटीग्रेट करते हैं, ग्रुप गोल बन जाता है, ठीक है। सेकंड इम्पोर्टेंस इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अच्छा, यहाँ से मतलब एफिशिएंसी से नहीं, इफेक्टिवनेस से भी है। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी दोनों में होता है। मैनेजमेंट जो होती है यार, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा कहती है कि यार हमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखनी है, सेल्स हमें बढ़ानी है, हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा कैसे आएगा, जब हम लोग की प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, मार्केट प्राइसेस नहीं बढ़ा सकते। क्यों? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट है, एन नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, और कोई भी आपके लिए रुकेगा तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई, मतलब कोई ब्रांड लॉयल कस्टमर इज नेवर ब्रांड लॉयल। ब्रांड लॉयल इन द सेंस कि कोई भी ऐसा नहीं है आप कुछ भी प्राइस कर दो आप ही से खरीदेगा, नहीं, देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, वो कहीं पे भी जाएगा, आपसे कोई मतलब ही नहीं उसे, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैनेजमेंट जो होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, मैंने अभी पहले ही बताया था पार्ट 1, अगर नहीं देखा तो बार बार बोल रहा हूँ, देख लेना उससे पहले, इसको देखने के पहले। तो उसमें मैंने बताया था कि यार देखो डायनामिक होती है मार्केट, देखो मार्केट इज ऑलवेज डायनामिक, क्योंकि रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर ट्रेनिंग में रखती है, रेगुलर डेवलपमेंट करती रहती है, उनका स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स निकालती है। उससे क्या होता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो अडेप्टेबल हो हर तरह के चेंज से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है, जो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में काम आता है। Now fourth point which comes here is helps in achieving personal objective. पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब यहाँ पे किसी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात नहीं हो रही है, मतलब हो रही है यहाँ पे एम्प्लॉइज की ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे हो गया एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव। तो यार ये देखो ऊपर बता ही दिया, अचीविंग ऑफ गोल, ग्रुप गोल, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल अचीव करती है, कैसे करती है, एम्प्लॉइज के गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में कनेक्शन बिठा के, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने गोल अचीव कर रही है, मैनेजमेंट का क्या काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना, ऑर्गेनाइजेशन ने अपने गोल अचीव किया तो वो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज के भी गोल के लिए मेहनत करती है।
कि यार ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती कि अगर मान लो उनका एनुअल सेल्स है 800 करोड़ का, उनने कहा कि अब 1000 करोड़ करेंगे और बिना इंसेंटिव के करेंगे, कुछ भी देंगे नहीं एम्प्लॉइज को, तो ऑब्वियसली एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर रहता है वो। तो कोई भी फर्म ऐसे नहीं करती, क्योंकि यार देखो सबको ग्रो करना है, और अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो तो सामने वालों को भी ग्रो कराना पड़ेगा। ये नहीं होता, मतलब मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आप अकेले अकेले सब कुछ कर लो, नहीं, आपको एक प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। तो आप मतलब खुद ग्रो करना चाहते हो तो आपको कईयों को ग्रो कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने के लिए मैनेजमेंट काम आती है, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब भाई देखो मैनेजमेंट क्या करती है, अपना बिजनेस बढ़ाने का काम करती है। बिजनेस बढ़ेगा तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी इकोनॉमी की, है ना। मतलब बिजनेस बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बिजनेस यहाँ बढ़ा, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ा, तो इकोनॉमी में जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली यार देखो सोसाइटी के लिए तो काम चल ही रहा है ना भाई, है ना। इसी तरह होता है। तो ये होगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अब आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, सबसे पहला पॉइंट समझो। देखो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में 3 चीजें डिस्कस की हैं, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। देखो ये सबसे कह सकते हो फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इसके क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। मतलब मैंने जब किया था तो इससे क्वेश्चन हमेशा बने हैं कि एक क्वेश्चन तो बनता है, भले ही 2 मार्क्स का बने, लेकिन बनेगा जरूर, है ना। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है या नहीं है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो साइंस के यहाँ 3 फीचर्स मेन जो होते हैं वो लिखे हैं मैंने यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहला साइंस का फीचर क्या होता है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो मैनेजमेंट होती है नहीं होती, आप ये इस बारे में ना, देखो बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यार रटना नहीं है ना, रटना नहीं होता उसको आप समझना होता है, उसको अप्लाई करके देखना होता है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आप रिलेट करके देखो यार मैनेजमेंट में क्या क्या काम होता है। मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक काम करता है कि नहीं करता है मैनेजमेंट, ये ऐसा होता है क्या मैनेजमेंट में कि कोई भी उठ के कुछ भी कर रहा है, नहीं होता है। देखो मतलब मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलता है, या तो अपर मॉडल्स मतलब सीईओ से लेके नीचे तक आता है पियोन तक, ठीक है। और अगर कुछ मैसेज कन्वे होना होता है तो पियोन से लेके ऊपर जाता है, कि मतलब प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होता है मैनेजमेंट का। सबसे पहले प्लानिंग हो गया, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, है ना। तो इस तरह का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो फीचर ऑफ साइंस में जो फर्स्ट फीचर है साइंस का, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो मैनेजमेंट में भी ये फीचर प्रेजेंट है, फुल्ली प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग करो टिक मार्क, चलो फुल्ली कर दो, यहाँ लिख दो फुल्ली, ठीक है। खुद आप लोग कंक्लूड करोगे इसका, खुद कंक्लूड करो, ये मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा पूरा, फुल्ली, ठीक है, ये फुल्ली प्रेजेंट है। अब सेकंड फीचर आता है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट में हर चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन पे ही बेस्ड होती है क्या, खुद ही बताओ। मैनेजमेंट में हर चीज़ एक्सपेरिमेंटेशन में बेस्ड होती है? नहीं होती है, मतलब मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होती है हर चीज़ मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंटेशन पे भी होती हैं, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहे हैं, वो एक तरह का मार्केट में एक्सपेरिमेंट है, चलेगी नहीं चलेगी, है ना, वो एक्सपेरिमेंट है। बट हर चीज़ इज़ नॉट बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे प्लानिंग करते हैं तो हम लोग लास्ट ईयर गोल्स के हिसाब से करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट नहीं है ये, है ना। तो ये पार्शियली प्रेजेंट कर दें, क्योंकि देखो हम लोग कुछ चीज़ें होती है जो एक्सपेरिमेंटेशन पे होती है, जैसे मैंने बताया कोई नया टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, वो मार्केट में चलेगी नहीं चलेगी, एक एक्सपेरिमेंट है। और जो उस टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए जो प्लानिंग हुई है, वो लास्ट कोई भी हम लोग की टेक्नोलॉजी रही हो, चली हो, जो नहीं चली हो, उसके हिसाब से उन्होंने की प्लानिंग, तो वो हो गया नॉट एक्सपेरिमेंटेड, क्योंकि वो उन्होंने एक हिस्टोरिकल फिगर्स से हम लोगों ने उसका प्लानिंग किया है। तो इसको कर दो पार्शियली, ये पार्शियली प्रेजेंट है। अब आओ यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या मैनेजमेंट की वैलिडिटी यूनिवर्सल है? क्या मतलब इंडिया का जो मैनेजमेंट है वही सेम मैनेजमेंट अमेरिका में भी चलता है? बिल्कुल नहीं चलता भाई। देखो खुद ही बुद्धि लगाओ यार, इंडिया का जो है टैक्स के जो स्लैब्स होते हैं वो इंडिया में डिफरेंट है, अमेरिका यूएस में, इंग्लैंड में और बाकी जगहों में, दुबई में, इन सब जगह अलग है। तो यार हर जगह सेम मैनेजमेंट नहीं चल सकती, उनकी मार्केट डिफरेंट है। हम लोग की जो मार्केट है एग्रीकल्चर बेस्ड मार्केट है, इंडियन मार्केट एग्रीकल्चर मार्केट है, उन लोग की मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है। तो दोनों का मैनेजमेंट इज ऑब्वियसली नॉट सेम।
तो इसकी मैनेजमेंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, जबकि साइंस की होती है। तो इसको कर दो नो, ठीक है, नॉट प्रेजेंट, या फिर नो से हटाओ, नो से अच्छा है नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये जो फीचर है साइंस का, ये नॉट प्रेजेंट है, ये पार्शियली प्रेजेंट है, तो और ये फुल्ली प्रेजेंट है। तो देखो साइंस के तीन फीचर्स, तीनों मैनेजमेंट में पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज पार्शियली साइंस, ठीक है। ये ध्यान से देखो, ये आप लोग चाहो तो रिवर्स करो वीडियो को और फिर से सुनो, समझो इसे कि यार ये क्या है, ये फुल्ली प्रेजेंट है, और खुद ही सोचो, मेरे ऊपर मत जाओ। देखो मैं कुछ ही बोल दूंगा यहाँ पे, आपको क्या पता, मैं कुछ ही बोल दूँ। आप लोग खुद दिमाग लगाओ कि क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। अगर आप लोगों को लग रहा है हाँ, तो इट्स फुल्ली प्रेजेंट। फिर आप लोग खुद ही दिमाग लगाओ, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है साइंस में, तो मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है क्या? आप लोग को खुद आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये यार देखो, बिजनेस स्टडीज में जब भी कुछ समझना है ना, तो अपनी बुद्धि लगाना, उसको रियल लाइफ से रिलेट करना, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। रटना बिल्कुल मत भाई, भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ सिमिलर वर्ड्स होते हैं और मतलब डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भाई पार्शियली साइंस बोल सकते हैं, क्योंकि देखो थर्ड फीचर इज बिल्कुल नहीं प्रेजेंट, मतलब नॉट एट ऑल प्रेजेंट, ठीक है। सेकंड फीचर जो है पार्शियली प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट फीचर जो है वो फुल्ली प्रेजेंट है, तो इसको सॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ साइंस बोल सकते हैं, बेसिकली सोशल साइंस बोल सकते हैं। क्यों? फुल्ली साइंस तो है नहीं, देखो पार्शियली साइंस है ये, तो इसको सोशल साइंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका खुद ही दिमाग लगाना कि मैनेजमेंट एक साइंस हो सकता है कि नहीं। ये साइंस के फीचर्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, खुद ही दिमाग लगाओ, साइंस के इंडिविजुअल फीचर्स के ऊपर फोकस करो, और फिर मैनेजमेंट को सोचो क्या होता है, क्या मतलब मैनेजमेंट एज अ साइंस, मतलब हो सकती है पूरी तरीके से मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट अ साइंस। मेरे हिसाब से यार देखो पार्शियली साइंस है। आप लोग बाकी खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, खुद दिमाग लगाओ, और मुझे इसका आंसर, अगर आप लोगों का कुछ और आ रहा है तो कमेंट डाउन करो सबसे पहले, ठीक है। और मुझे उसका रीजन भी बताना, ऐसे मत कमेंट डाउन कर देना सिर्फ, नहीं, उसका प्रॉपर रीजन बताना, ओके। अब आता है, तो अब आता है भाई मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या ये देखो, ये फीचर्स, अच्छा यहाँ एक चीज लिखना भूल गया मैं, फीचर्स ऑफ आर्ट। ये जो तीन चीजें ये फीचर्स ऑफ आर्ट है फिलहाल के लिए, हम इनको स्टडी करेंगे तो बताएंगे मैनेजमेंट की फीचर है कि नहीं है भाई, है ना, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो भैया देखो, आर्ट का फर्स्ट फीचर क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, और जिसमें थियोरेटिकल नॉलेज हो। तो भाई देखो सिस्टमैटिक तो होती है यार मैनेजमेंट, अभी मैंने डिस्कस किया साइंस में कि मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो फर्स्ट में टिक लगाओ, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट है। अब आता है थियोरेटिकल नॉलेज। देखो मैनेजमेंट जो होता है वो हम लोग लास्ट एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के हिसाब से करते हैं। बहुत सारी थियोरी, थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, मतलब मार्केट रिसर्च करते हैं, वो एक फॉर्म ऑफ थ्योरी में लिख देते हैं। तो हाँ, थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है मैनेजमेंट में, ठीक है। अब आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट जो होता है एक इंसान सारे काम करता है। जैसे एक इंसान है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ही मैनेजर वही है, ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट का भी मैनेजर वही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी वही मैनेजर है, ठीक है, और सेल्स डिपार्टमेंट का भी वही है, मार्केटिंग का भी वही है। ऐसा नहीं होता ना। मैनेजमेंट में क्या होता है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, मतलब हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर इंसान को डिनोट करते हैं हम। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स का अलग मैनेजर, और सेल्स डिपार्टमेंट का अलग मैनेजर, मार्केटिंग का अलग मैनेजर, है ना, एडवर्टीजिंग का अलग मैनेजर। तो भाई हर चीज़ को एक स्पेशलाइज फॉर्म में करते हैं यार, है ना। एक ही इंसान के ऊपर सब कुछ थोप नहीं सकते आप, सबका एक स्पेशल काम होता है, एक स्पेशल वर्क होता है, सबका एक स्पेशल एक्सेलेंस होता है। जैसे आर्ट होती है, उसमें यार देखो सिंगर अलग होते हैं। आप सिंगर को बोलो कि सिंगिंग छोड़ दो, तुम पेंटिंग करना चालू कर दो, पेंटिंग थोड़ी करेगा वो। सिंगर है तो सिंगिंग करेगा, पेंटर है वो पेंटिंग करेगा। तो मैनेजमेंट एक आर्ट की तरह ये भी मान सकते हैं कि भाई आर्ट में जैसे होता है सिंगर सिंगिंग करता है, पेंटर पेंटिंग करता है, एक्टर एक्टिंग करता है, उसी तरह मैनेजमेंट में भी है कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का है वो ह्यूमन रिसोर्स का ही मैनेजर बनेगा, प्रोडक्शन का काम नहीं संभालेगा वो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड फीचर ऑफ आर्ट, दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रैक्टिस से होता है। अब देखो जैसे आर्ट है,
सिंगर जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है, जितनी उसकी बेहतर प्रैक्टिस होती है, उतना अच्छा सिंगर बनता है। आर्ट में जैसे आप ड्राइंग करते हो, जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होती है उतनी अच्छी ड्राइंग बनती है। उसी तरह मैनेजमेंट में भी है। आप एक अनएक्सपीरियंस्ड को रख दो, आप मैनेजर बना दो ह्यूमन रिसोर्स का, उसको वो अनएक्सपीरियंस है, उसको नहीं पता कि कैसे मैनेज होता है, कैसे इंटरव्यू लेते हैं, है ना। उसी जगह एक एक्सपीरियंस इंसान को रखो जिसका एक्सपीरियंस है, उसको सब पता है, तो वो एक डिफरेंट थिंग है ना। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है यार, मतलब फ्रेश टैलेंट इज ऑलवेज मतलब वेलकम, बट एक्सपीरियंस इज देयर एज वेल। फ्रेशीज को भी ऐसे नहीं रखते, देखो इंटर्नशिप्स कराते हैं उन लोगों की भी, आप लोगों ने सुना होगा कि इंटर्न्स हैं, ये हैं वो है। तो फ्रेशीज भी ऐसे नहीं बस उठाया और रख दिया, नहीं, इंटर्नशिप कराते हैं, उनका पहले ट्रेनिंग पीरियड रखते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, भाई प्रैक्टिस तो होती है मैनेजमेंट में, और क्रिएटिविटी तो भैया चलती है। अब जो इंसान जितना क्रिएटिव होगा वो उतना अच्छा आउटकम देगा। अब जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है मैनेजर ए और एक है मैनेजर बी। मैनेजर ए की क्या कला है, वो कोई भी सामान को जैसे मतलब कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को भी यूजफुल बना देता है। अब बी की क्या कला है, वो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को यूजफुल बना नहीं सकता, पर उससे कुछ ना कुछ तो कर देता है ऐसा कि कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो मैनेजमेंट यार बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी भी है। मैनेजमेंट में क्रिएटिविटी इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग। बाकी प्रैक्टिस वगैरह सब होता ही है, क्रिएटिविटी पे ही तो मैनेजमेंट चलता है, और किसमें चलता है। तो देखो अब यहाँ देखो, मैंने 3 फीचर्स लिखे थे आर्ट्स के, और हम लोगों ने देखा किस्मत से तीनों ही फीचर्स मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। तो अब देखो एक क्वेश्चन जो बनता है, कई बार बन चुका है, कई बार बन सकता है आगे भी, दैट ईदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और मैनेजमेंट इज अ आर्ट। मतलब मैनेजमेंट है क्या, साइंस है, आर्ट है। व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन साइंस और इट कैन बी इंक्लूडेड इन आर्ट। एक्सप्लेन। तो भाई मैनेजमेंट दोनों ही है, आपको ये नहीं करना कि यार मैनेजमेंट सिर्फ साइंस है या मैनेजमेंट सिर्फ आर्ट है। मैनेजमेंट इज पार्शियली साइंस एंड आर्ट्स एज वेल। मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, मतलब किसी भी तरह से लिख सकते हो, बट लिखना आपको दोनों है, ठीक है। साइंस भी है, आर्ट भी है। अब मैंने अभी साइंस के फीचर्स लिखे थे, तो फर्स्ट फीचर जो था उसमें, इसको हटा दो, थियोरेटिकल नॉलेज। फर्स्ट फीचर सेम था, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, इस आंसर को फ्रेम कैसे करना वो बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखो, मैनेजमेंट इज इंक्लूडेड इन बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट्स बिकॉज मैनेजमेंट एज अ साइंस कैन बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और जो मैनेजमेंट एज अ साइंस का यहाँ सेकेंड फीचर था, it is partially based on experimentation also, so it is included in science. Now management is arts because it is a systematic body of knowledge, it has theoretical knowledge, it is based on personalized application, it is based on practice and creativity. So hence we conclude that management is considered both as science and arts as well. तो इस तरह भाई फ्रेम करोगे आंसर, है ना। उसके फर्स्ट पार्ट को पूरा लिखो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट एज अ साइंस में इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज पार्शियली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट एज अ साइंस खत्म। अब आओ आर्ट्स में, इस तरह है ना, आंसर फ्रेम इस तरह करना है, और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है यार। बहुत अच्छा पार्ट है ये, मतलब ऐसे अगर नहीं समझ आता तो बहुत हार्ड है, बट जिसको समझ आ जाता है ना उसके लिए बहुत इजी होता है। और यहाँ भाई पक्का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो बता देना, मैं और क्लियर वे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वैसे मतलब मैंने जितना पॉसिबल था क्लियर, उतना ही क्लियर एक्सप्लेन किया है। और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर दूंगा एक्सप्लेन, उसमें कोई इशू नहीं है ना। तो अब आता है भाई मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। ये देखो, ये फीचर्स ऑफ प्रोफेशन यहाँ लिख दिए मैंने, 1 2 3 5 फीचर्स ऑफ प्रोफेशन लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब आपको देखना है यार कि मैनेजमेंट, देखो मैं पहले ही क्लियर बता दे रहा हूँ, प्रोफेशन का सिर्फ एक ये ऐसा फीचर है जो फुल्ली प्रेजेंट है। बाकी ये जो चारों हैं इनको मतलब बने हैं, ऐसा नहीं होते नहीं है ये, बट कंपलसरी नहीं है, लीगल नहीं है। मतलब लीगली ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। करो तो करो, नहीं करना मत करो, ठीक है। प्रोफेशन में लेकिन क्या होता है, करना ही करना होता है, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं कैसे है ये। देखो पहला फीचर है प्रोफेशन का, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट भी वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मैनेजमेंट कोई एरा गैरा नथु गैरा नहीं कर सकता कि मतलब अब यही बस 5th क्लास 6th क्लास पास किया और मैनेजमेंट करना चालू कर दिया, नहीं। एक प्रॉपर मतलब नॉलेज रिक्वायर्ड होती है यार, है ना। तो एक
प्रॉपर नॉलेज के बिना कोई भी मैनेजमेंट को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इट इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब भाई सेकंड फीचर ऑफ प्रोफेशन आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। जैसे मान लो LLB है, आप LLB नहीं करो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। MBBS ना करो तो डॉक्टर नहीं बन सकते। तो मतलब प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल कौन होते हैं, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब है ना। तो भाई आप डॉक्टर बनना है तो MBBS तो करना ही करना है, ठीक है। लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है तो आपको LLB तो करना ही करना है। तो एक मतलब सेट डिफाइंड है कि यार रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, आप सिर्फ BA करके आप नहीं जा सकते, या BCom करके नहीं जा सकते, या BSc करके आप लॉयर नहीं बन सकते, आपको LLB तो करनी ही करनी है। और MBBS भी आप BSc करके डॉक्टर नहीं बन सकते, MBBS तो करना ही करना है, ठीक है। तो लेकिन प्रोफेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, पार्शियली है। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये पार्शियली लिख दो पहले। देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, आजकल उन्होंने क्या कर दिया है, वो सिर्फ MBA को ही लेते हैं एज अ मैनेजर इन देयर फर्म, बट ऐसा हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो इट कैन बी कंसिडर्ड पार्शियली ट्रू बट नॉट फुल्ली ट्रू, ठीक है। प्रोफेशन का ये जो फीचर है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, हाँ कई फर्म्स के लिए है कि सिर्फ MBA ही क्राइटेरिया है, आपने MBA किया है तो आप मैनेजर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। बट इट इज नॉट ऑन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, एक यूनिवर्सल चीज नहीं है ये। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड फुल्ली ट्रू बट इट कैन बी कंसिडर्ड पार्शियली ट्रू। अच्छा ये जो बचे हैं तीन, ये चारों एग्जैक्टली बोलो तो ये चारों, ये सब पार्शियली ट्रू है, फुल्ली ट्रू बिल्कुल नहीं है, फुल्ली ट्रू बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आओ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। देखो जैसे डॉक्टर्स के लिए होता है, डॉक्टर का कुछ होता है, डॉक्टर एसोसिएशन कुछ होता है, मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, लॉयर्स का होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो उसी तरह एक देखो बॉडी ऐसा नहीं है बनी नहीं है मैनेजमेंट के लिए, काफ़ी बॉडीज़ हैं। जैसे दिल्ली में AIMA है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, है ना। तो इस तरह मतलब बनी है, ऐसा नहीं है प्रेजेंस नहीं है प्रोफेशनल एसोसिएशन का। बट ऐसा नहीं है आपको लीगल एसोसिएशंस की या फिर उन एसोसिएशंस का प्रॉपर हमको मतलब लेना ही लेना है, वो जो मतलब बोले वो करना ही करना है, या उन एसोसिएशन में हम लोग को रजिस्टर करना ही करना है। जैसे आप एडवोकेट बनना चाहते हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं आप मैनेजर बनना चाहोगे तो एमा, या मतलब लिख दे रहा हूँ यहाँ एमा लिख दे रहा, चलो AIMA यहाँ पे लिखता हूँ AIMA, ये न्यू दिल्ली में है, इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ठीक है। ऐसा नहीं है आपको मैनेजर बनना है तो इसके जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, या इसमें आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा एज अ मैनेजर बनने के लिए किसी फर्म में, ठीक है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। बट हाँ ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टेंस नहीं है प्रोफेशनल एसोसिएशन की। ये देखो ये है ना, ये एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, हाँ। बट मतलब देखो ये जो चार हैं पार्शियली प्रेजेंट हैं, अभी फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। बट हाँ इन नियर फ्यूचर ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि मैनेजमेंट में भी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो हर जगह, यूनिवर्सल। अभी तो कभी कभी होता है या कहीं कहीं होता है, हर जगह हो, ऐसा हो सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन भी हर जगह आपके लिए लीगली माना जाए, ठीक है। आपको इनसे रजिस्टर्ड होना ही पड़े मैनेजमेंट में जाने के लिए, मैनेजर वगैरह कुछ बनने के लिए, ठीक है। अभी पार्शियली है, बाद में फुल्ली हो सकता है। देखो नियर फ्यूचर में आप कुछ भी देख सकते हो, क्योंकि रोज़ मतलब नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है इकनॉमी में, ताकि इकनॉमी की बेटरमेंट हो सके। हालांकि वो बहुत स्लो हो रहा है, बट फिर भी कोशिश जारी है, कोई बात नहीं, हो जाएगा एक ना एक दिन, ठीक है। अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। जैसे लॉयर्स का एक प्रॉपर एथिकल कोड है, उन्हें बात कैसे करनी है, प्रेजेंट कैसे होना है। डॉक्टर्स का एक अपना एथिकल कोड है, वो कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को। इसी तरह मैनेजर्स का भी होता है एक एथिकल कोड जो इसने डिसाइड किया है, एमा इसने डिसाइड किया है एक एथिकल कोड। बट आप उसे फॉलो करो ना करो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि कंपल्सरीली आपको फॉलो करना ही करना है एथिकल कोड, नहीं। आप अपने मन से भी कुछ भी कर सकते हो फिलहाल के लिए, ठीक है। फिलहाल के लिए आप अब भी कुछ भी कर सकते हो। फ्यूचर में अगर परमानेंट मतलब कंपल्सरी इन्होंने कर दिया
तो फिर आप लोगों को देखो इन लोगों की बात माननी पड़ेगी, ठीक है, क्यों एक ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है, फिर इनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अभी ऐसा लेकिन कुछ नहीं है, अभी ये भी पार्शियली प्रेजेंट है, पार्शियली, या एक ही बार लिख ही दे रहा, बार बार क्या लिखूं, पार्शियली प्रेजेंट, ठीक है। सर्विस मोटिव भी पार्शियली प्रेजेंट है भाई। देखो जो लॉयर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एक इंडिविजुअल को प्रॉपर सर्विस देते हैं, एक इंडिविजुअल सर्विस के लिए काम करते हैं, सर्विस मोटिव होता है उन लोगों का। मैनेजर्स का ऐसा कोई सर्विस मोटिव नहीं होता कि वो इंडिविजुअल को सर्विस देंगे, नहीं। हाँ, बट उन लोगों का मैनेजमेंट का गोल्स होते हैं, जो मैनेजमेंट गोल्स होते हैं मैनेजर वो फॉलो करते हैं, बट सर्विस देना उनका कोई गोल नहीं है, ठीक है। तो सर्विस मोटिव नहीं होता। हाँ, उनके मैनेजमेंट गोल्स होते हैं, उन्हें जरूर फॉलो करते हैं। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इंक्लूड नहीं कर सकते फुल्ली। सिर्फ एक यही फीचर ऐसा प्रोफेशन का है जो मैनेजमेंट में भी पूरा तरीके से होता है। बाकी ये सब है, होते तो है पर पार्शियल नहीं है, फुल्ली नहीं है, हर जगह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और लीगली इनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है कि आपको करना ही करना है, कुछ नहीं। हाँ, नियर फ्यूचर में जरूर हो सकता है ऐसा कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर हो जाए, आपको इसके रूल्स जो हैं, गाइडलाइंस जो है मानने ही मानने पड़े, कुछ भी हो सकता है आगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए भी आई थिंक सो बहुत हो गया। अब एक पार्ट 3 और बनेगा इसका, और उतने में खत्म हो जाएगा। नहीं अगर हुआ तो एक छोटा सा 8-10-15 मिनट का पार्ट और बन जाएगा 4। नहीं तो वैसे मैं कोशिश करूंगा थर्ड पार्ट में खत्म हो जाए। पार्ट 1 का लिंक मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे ज़रूर देखना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।